बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज किस तरीके से मनाया जा रहा है यहाँ पे 14 नवंबर? ऐसा है मैडम, पहले तो ये बताया गया मुझको कि आपका आज जन्मदिन है। आपको बहुत बहुत बधाई। और आप जो है, मुझे बताया गया कि आप जो है रक्तदान भी कराएंगे। जिंदगी में रक्तदान एक बहुत बड़ा महान दान होता है, सारे दानों में से सबसे बड़ा दान है। और रक्तदान में जो यहाँ किया जाता है, मैं कि क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में रह चुका हूँ, स्वास्थ्य विभाग का कार्य देखता रहा। जब से उत्तराखंड बना मैं तब से स्वास्थ्य विभाग देख रहा हूँ। तो उस समय जब मैं आया था तो तब मुझे पता चला कि केवल 26% लोग जो है जो रक्तदान करते हैं वो वॉलंटरली करते हैं, और अन्य जगह रक्तदान परचेज किया जाता था। लेकिन आज जो है वो लगभग 98% जो है रक्त जो अवेलेबल है रक्त कोषों में, वो जो है वॉलंटरी डोनेशन से होता है। तो आपने उस वॉलंटरिज्म को एक सहयोग दिया, उसमें अपना योगदान दिया। इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। अब जहाँ तक आज का प्रश्न है, ये बाल कल्याण परिषद उत्तराखंड राज्य का है। इसकी जब स्थापना हुई तो मैं लगभग उसी स्थापना के दिन से इससे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग में था। तो तब बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण करने की एक जिम्मेदारी मुझको तत्कालीन इनके वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे JC पंत जी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप ज़रा सा ये करवा दीजिए। तो पूरे प्रदेश में हम लोग स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम करवाते थे। अब क्योंकि वो एक कार्यक्रम बन गया अलग से, सरकार ने, भारत सरकार ने बना दी है और स्वास्थ्य विभाग को जिम्मा दे दिया, तो स्वास्थ्य विभाग अपनी तरह से वो परीक्षण कराता है। तो बाल कल्याण परिषद में बालकों की ही और बच्चों की, चाहे महिला हो, बालक हो या बालिका हो, उसकी क्षमता वृद्धि करने की बात कही जाती है। उसका मेन एम ये है कि इन बच्चों की क्षमता में वृद्धि करें, और विशेषकर ऐसे बच्चों की जिनको कि अवसर अपनी क्षमता वृद्धि के लिए नहीं मिलता हो। तो इसके लिए जो है बाल दिवस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बाल दिवस आज 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर, क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उन्हीं के कहने पर उनके जन्मदिन पर बाल दिवस मनाने की परिपाटी भारत में चली है। और आज के दिन बच्चों को ये बताया जाता है कि आपके बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री, क्या तत्कालीन क्या पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कितने चिंतित रहते थे आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके क्षमता के बारे में, आपके जीवन के बारे में। तो ये एक परिपाठी चली हुई है, परिपाठी ही नहीं है बल्कि उसको फॉलो किया जाता है। अब मुझको लगता है कि बाल कल्याण परिषद की उत्पत्ति का भी शायद संभवतः यही कारण रहा हो कि बाल कल्याण परिषद है। भारत के सभी राज्यों में अपना एक परिषद है, और राज्यों के साथ साथ जो है जिलों में भी इसकी एक अपनी परिषद है, जो कि जुड़े हुए रहते हैं राज्य से, और राज्य जुड़ा रहता है केंद्र से। तो इस तरह से आज मुझे कहा गया, यद्यपि मैं अब बाल कल्याण परिषद का केवल सक्रिय जीवन भर सदस्य हूँ, हाँ, लाइफ लॉन्ग सदस्य हूँ, पर एक्टिवली मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एज भी हो गया है, कुछ स्वास्थ्य के भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए एक्टिवली नहीं हूँ। लेकिन जब ये लोग बुला लेते हैं किसी कार्यक्रम में तो नेचुरली है कि इससे जुड़ा हुआ हूँ, इससे मुझे लगाव हो जाता है और मैं चला आता हूँ। सर, जैसे एक बहुत बड़ी दुविधा है, आपने भी देखा होगा कि हम रोड्स में देखते हैं जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अब कौन उन्हें बोलता है मांगने के लिए, क्या ये बहुत बड़ी एक समस्या बन चुकी है? तो इसके लिए कल्याण आपका ये जो बाल विकास परिषद है कुछ करेगा? ऐसा है, भीख मांगने की हाँ जी। जो आप शायद प्रवृत्ति जो हुई है, एक व्यवसाय है, वो व्यवसाय है।
इसमें बाल कल्याण, क्योंकि उस व्यवसाय को बंद करना इलीगल है, कानूनी गैर कानूनी है, तो कानून रोकने का काम जो है प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारा नहीं है। हम केवल काउंसलिंग कर सकते हैं जो मंगवाता है बच्चों के लिए, लेकिन पहले कानूनी प्रक्रिया में जो बच्चों को अपने साथ रख करके भीख मांगते हैं तो वो तो जुर्म है, उसमें कानूनी व्यवस्था उसकी काउंसलिंग कहाँ करे? पहले तो जुर्म का वो सज़ा भुगतेगा है या भुगतेगी जो भी है। लेकिन इसमें हम डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रशासन अगर ये चाहे कि इनको जो है किसी उसमें दूसरे अल्टरनेटिव व्यवस्था कर लें, उनकी काउंसलिंग हम कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग कर सकते हैं। और क्योंकि पेरेंट्स को हम बता सकते हैं कि इन बच्चों के साथ इस तरह से ना करो, उनकी क्षमता वृद्धि तो होगी नहीं। जब आज ही से बचपन से ही आप 1-2 साल के बच्चों को गोदी में रख कर के भीख मांगिए और ये सोचते भीख के मांगते हैं कि शायद दया करेंगे बच्चों पर, लेकिन अगर सोचा जाए तो लोग दया नहीं करते हैं, लोग सिर्फ घृणा करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो कि बच्चे से के सहारे भीख मंगवाता है। आप उस बच्चे के सहारे में अपना पेट पालते हैं, उस बच्चे का पेट थोड़ी पालते हैं। तो इसमें अगर प्रशासन मदद लेना चाहे तो ज़रूर बाल कल्याण परिषद जो है उसमें अपना काम कर सकता है सहयोग दे सकता है। धन्यवाद सर। 89 में मैं मुरादाबाद चला गया। मुरादाबाद के बाद मैं फिर गढ़वाल में आ गया, अपर निदेशक गढ़वालों के कार्यवाहक, परमानेंटली नहीं हुआ था। और इस गढ़वाल में रहने में 90 में 2 चीज़ें घटनाएं हुई। 90 में तो हुआ नीलकंठ में हुआ था लैंडस्लाइड, जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे। हाँ, उनके पोस्टमार्टम की व्यवस्था करनी पड़ती क्योंकि घायल तो कोई था नहीं। फिर जो है 90 के बाद 91 में मुझको स्टेट अवार्ड मिल गया। 91 के अक्टूबर में आपने सुना होगा 20 अक्टूबर को उत्तराखंड में उत्तरकाशी में भूकंप आया था, और इस भूकंप का असर चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी और पार्ट ऑफ थोड़ा सा पिथौरागढ़ में उसका असर पड़ा, लेकिन उत्तरकाशी में बहुत हुआ था। उत्तरकाशी में तब उस समय लगभग 553 लोगों की डेथ हुई थी, और उत्तरकाशी में 5063 लोग कुल घायल हुए थे। तो उनकी चिकित्सा व्यवस्था राहत में लगे रहे हम। हाँ, उन दिनों मैंने वहाँ प्रधानमंत्री भी आए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी आए, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो 2 बार आए। हाँ, तो वहाँ अच्छा काम हुआ। फिर वहाँ से हमको प्रशस्ति पत्र साइटेशन भी दिया गया। उसके बाद मैं जो है 90 बाद 97 को मैं लखनऊ चला गया, और जब लखनऊ गया तो लखनऊ महानिदेशालय में गया तो मैं एज ए संयुक्त निदेशक, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये पता चल गया कि मेरी सीनियरिटी गलत फिक्स हुई है, सही फिक्स हो गया था। तो मैं दिसंबर में 97 के दिसंबर में ही मैं डायरेक्टर नेशनल प्रमोशन बैकडेट से हो गए। हाँ, फिर मैं जो है एडिशनल डायरेक्टर हुआ पहले, उसके बाद मैं डायरेक्टर हो गया नेशनल प्रोग्राम के लिए। और 12 अगस्त को 98 में मैं डायरेक्टर जनरल हो गया। तो उत्तर प्रदेश में 3 डायरेक्टर जनरल होते थे। तो एक तो होता था स्वास्थ्य का, एक होता था परिवार कल्याण और राष्ट्रीय प्रोग्राम का, एक होता था उत्तराखंड विकास का। तो मैं उत्तराखंड विकास का डायरेक्टर जनरल मेडिकल एंड हेल्थ हो गया। और उन्हीं दिनों एक दुर्घटना से होगी, उसके कुछ दिनों के बाद एक डायरेक्टर जनरल की डेथ हो गई। एक डायरेक्टर जनरल परिवार कल्याण की डेथ हो गई, और मेन डायरेक्टर जनरल जो है वो लीव में चला गया। तो मेरे पास सब सारे चार्ज
आ गए कुछ महीनों के लिए, 4-5 महीने के लिए वो कार्य आ गए। तो मैं डायरेक्टर जनरल टोटल अकेला उत्तर प्रदेश का राज, उत्तराखंड तो देखना ही था, वो तो अपने ही दायित्व में था। तो मुझे अक्सर उत्तराखंड आता रहता था, क्योंकि सारे चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेवारी समझिए निर्वहन मुझी को कराना था, मैं उसके लिए उत्तरदायी था। तो मैं आता था। हाँ, 98 में ही ये कहा गया कि उत्तराखंड में जिस के कार्यालय हैं, जिस भी विभाग के कार्यालय वहाँ पर स्थापित है, वे अपने शिविर कार्यालय वहाँ स्थापित करके शिविर कार्यालय में रहें। तो मैंने पता किया कि मेरा शिविर कार्यालय, डायरेक्टर जनरल उत्तराखंड का शिविर कार्यालय था श्रीनगर में। तो मैंने श्रीनगर से उसको स्थानांतरित किया देहरादून, शासन से आदेश करवाया, देहरादून में स्थानांतरित कराया। तब तक उत्तराखंड राज्य का कोई सवाल नहीं था। यद्यपि जो है 94 में उत्तराखंड आंदोलन बहुत तेजी से हुआ था, राज्य आंदोलन। 98 में मेरा कैंप कार्यालय देहरादून में स्थापित हुआ, जहां मैं हर महीने के एक हफ्ते को यहाँ आता था और यहाँ के कार्यालय यहीं पर संपादित करता था, कार्य संपादित करता था। जब 2000 में उत्तराखंड की घोषणा हुई राज्य बनाने की और उत्तराखंड का बंटवारे की बात हुई, तब मैं वहीं लखनऊ में था। तो वो अपने विभाग के बंटवारे में सहयोग किया, शासन से अपना हिस्सा मांग लिया। हाँ, और वो मिल भी गया। मुझको संतोष है कि मैं काफ़ी डिमांड है मेरी और विभागों से मेरी डिमांडें लगभग फुलफिल हो गई। अब मैं वहाँ से जो है 7 तारीख को नवंबर को रिलीव हुआ और मैं 8 तारीख को यहाँ आया। 8 तारीख को मैंने उत्तराखंड में महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पदभार ग्रहण किया। रात को मैंने राज्यपाल जी का और तथा मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण विटनेस रहा। और 9 तारीख को हमारा कार्य उत्तराखंड राज्य एज ए स्वतंत्र राज्य के रूप में कार्य करने लगा। सब लोग अपने अपने ऑफिस में कार्य करने लगे और महानिदेशक के पद से मैं 2004 में रिटायर हुआ। नवंबर में 2004 में रिटायर हुआ। जिस दिन रिटायर हुआ उसी दिन मेरे लिए एक अलग से आदेश और आ गया कि आप स्वास्थ्य सलाहकार हो गए, आप ज्वाइन कीजिए। मैं स्वास्थ्य सलाहकार का पद ज्वाइन तो नहीं किया, मैंने 14 दिसंबर को ज्वाइन किया। 14 दिसंबर के बाद मैंने जब ज्वाइन किया, उसके बाद बीच में कह दिया कि चिकित्सा शिक्षा का भी सलाहकार रहेंगे आप। तो चिकित्सा शिक्षा के भी सलाहकार की मतलब दायित्व निभाता रहा, क्योंकि तब मेडिकल कॉलेज खोलने थे। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना में अपना सक्रिय योगदान दिया। फिर जो है 2011 तक मैं जो है स्वास्थ्य सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा सलाहकार के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद जो है मुझको पुनः सरकार ने 2015 में कहा, इन्होंने एक मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का स्थापना की, जिसमें मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन के पद पर मुझको तैनात कर दिया, जिसकी ड्यूरेशन 6 साल थी, परंतु मैंने केवल 17 तक ही उसको रहा। 17 में मैंने उसका वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया। और मैं जो है जब स्वास्थ्य सलाहकार था और जब डीजी भी था, तो कभी कभी मतलब रेड क्रॉस के डाक आते थे। तो जब मैं रेड क्रॉस की डाक देख करके अपने किसी अधिकारी से कहता था, भाई इसको देख लो, हाँ। और जब उसमें रिमाइंडर आ जाता था तो फिर मैं उस अधिकारी से पूछता था, भाई कि ये काम क्यों नहीं हुआ।
तो कहे साहब काम ही हमारे विभाग का ही काम, भाई हमारा ऑफिस तब तक फुल फ्लैज भी नहीं बना था, स्कल्टल सिस्टम से हम काम कर रहे थे, कहा कैसे होगा। तब मुझको लगा कि भाई रेड क्रॉस के लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो रेड क्रॉस उस समय जो है अध्यक्ष होते थे, 2002 में रेड क्रॉस की स्थापना हो गई थी यहाँ की, राज्य की। उसमें गवर्नर साहब जो है अध्यक्ष थे, सचिव महानिदेशक को बना दिया। तो निपटे रहा। जब मैंने नेशनल हेडक्वार्टर रेड क्रॉस से बात की तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब पहले देखेंगे, मैंने कहा कुछ मदद कीजिए तभी तो बनेगा, एस्टेब्लिश कर पाएंगे। फिर उन्होंने कहा एक कॉन्फ्रेंस कराइए आप, जॉइंट कॉन्फ्रेंस ब्रांच डेवलपमेंट का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। इसका 3 दिन का करवाया, वो सफलतापूर्वक हुआ। फिर उन्होंने हमको मदद देने के जैसे गाड़ी दे दी, कुछ मैंने स्टाफ के लिए उन्होंने कहा कि तनख्वाह दे देंगे, तो हमने एक ड्राइवर रख लिया। एक मैंने हमने जो है कंप्यूटर ऑपरेटर रख लिया जिससे काम करना शुरू कर दिया। फिर साइमल्टेनियसली हम महानिदेशालय से एक कमरा ले लिया उसी में, तो वहीं जो है ऑफिस चलाते रहे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि भाई रेड क्रॉस का भी अपना भवन होना चाहिए। फिर एक मैंने ज़मीन 1 एकड़ ले ली, सरकारी ज़मीन जो प्रेजेंट वहाँ, और उसके बाद जो है सरकार से निवेदन किया कि भाई कि भवन बनाने के लिए कुछ अनुदान दे दीजिए। सरकार ने अनुदान के लिए उन्होंने कहा हम देंगे, आपकी बनवाएंगे। तो करीब 4 किस्तों में उन्होंने हमको अनुदान दिया। वो था 1,68,00,000 का, और उसमें 1,66,00,000 के करीब जो है सरकारी अनुदान है, और उसमें 20-25 लाख जो है हमारे रेड क्रॉस के संस्थाओं का, जनपदों के और रेड क्रॉस के संस्थाओं का अनुदान है, जो मैंने योगदान है। तो उससे हमारी बिल्डिंग बन गई, और उस बिल्डिंग पर जो है 2010 को हमने जो है अपना कार्यालय खोल दिया। और उस सर आपकी बात कट करी सर, जैसे अभी रेड क्रॉस का बहुत बड़ा ऑफिस है, तो क्या भविष्य में रेड क्रॉस का ब्लड बैंक होगा क्या? हाँ, यस, क्यों नहीं होना चाहिए। तो सर कब होगा? आप लोग इतना ब्लड डोनेट करवाते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी आती है, तो फिर आप इसके लिए कुछ करेंगे? ब्लड बैंक एस्टेब्लिश करने में इक्विपमेंट चाहिए, मेडिकल पर्सनैलिटी चाहिए, पैरामेडिकल पर्सनैलिटी चाहिए, उनके लिए तनख्वाह के लिए, हाँ, और रिकरिंग खर्चा जो है उसके लिए, तो उतना धन उनके पास है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो अनुदान देती नहीं है। रेड क्रॉस को कोई रेगुलर अनुदान नहीं देती गवर्नमेंट, और यही हमारा वो भी रहा। हमने तो अपने पीरियड में कहा कि गवर्नमेंट से कि आप हमको दीजिए, पंजाब गवर्नमेंट देती है, हरियाणा गवर्नमेंट देती है। हम लोग तो केवल जो सदस्य गण होते हैं वो बेचारे अपने शुल्कों से, और कुछ मैंने हमको कुछ जिलों से शेयर मनी मिलता है, जो उनके सदस्यों का शेयर है, उससे चलता है। इसलिए हम उतनी बड़े स्टाफिंग नहीं कर सकते, एक। दूसरा जो है, हम लोग विशेषकर मतलब जो मेडिकल एंड पैरामेडिकल, कम से कम तो 3 तो चिकित्सक चाहिए। ब्लड बैंक चलाना है तो ऑलराउंडर चलेगा। 6 जो है पैरामेडिकल चाहिए, लैब टेक्नीशियंस, और 3 कम से कम क्लास 3 चाहिए। तो ये एक ह्यूज एस्टेब्लिशमेंट है, उसका खर्चा, वन टाइम खर्चा तो किसी तरह से मीट आउट किया जाए। इक्विपमेंट खरीद लिया, ये खरीद लिया, 8-10 लाख का तो इक्विपमेंट ही चाहिए। तो ये संभव अभी नहीं हो पाएगा। और अभी जो दशा है, अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चला गया, तो वो दशा उतना सक्रिय कोई वो भी होना चाहिए। फिर शासन का अनुदान ऐसे प्राप्त नहीं होती है। शासन में भाई पहचान भी होनी चाहिए, शासन को समझाने वाला भी होना चाहिए, किस विषय पर कितना अनुदान चाहिए, क्यों चाहिए, तो उसमें वो डिफ़िकल्टी है। और ये तो बाल कल्याण परिषद में तो मैं जुड़ा ही हुआ हूँ, पहले सदस्य था, फिर बीच में उपाध्यक्ष हो गया, फिर लास्ट में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो गया। बड़ी मुश्किल से इस समय छोड़ा,
हाँ, रेड क्रॉस में मैंने 2019 में छोड़ दिया। हाँ, मेंबर हूँ, मेंबर में लाइफ मेंबर हूँ। सर आपने रेड क्रॉस बनाया है, अभी आप कह रहे हैं मेंबर हैं, आपने तो रेड क्रॉस बना दिया है, तो इसीलिए अगर कुछ जैसे कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है तो आपको ही सब याद करेंगे कि भाई अभी ब्लड बैंक होना चाहिए या बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप ऐसा मैं अपने हिसाब से तो कंट्रीब्यूट करूँगा, अपना योगदान अनुभवों का लाभ देख सकता हूँ, बशर्ते लाभ लेने वाला लाभ ले। समझे? तो ऐसा है कि आजीवन तो सदस्य है ही हैं।